नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने अब अपनी जो रणनीति है वो एकदम स्पष्ट कर दी है और कैबिनेट से उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। अब तो यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इसको अब संसद की पटल पर रखेगी, इस विधेयक को। उसके बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन अब इन सबके बीच में एक ये कांग्रेस के लिए और भी अन्य पार्टियों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक धर्म युद्ध की तरह ये हो गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को विपक्षी पार्टियां किस तरह से देखती है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, समझिए, यहां पर 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन की उन्होंने बात की थी और लगातार उसके बाद से बीजेपी इसको लेकर चर्चा करती रही है। विपक्ष इसको लेकर तमाम तरह के आरोप भी लगाता रहा है। लेकिन अब बीजेपी और या यूं कहे एनडीए इसको लेकर स्पष्ट हो चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को वो चाहती है, वो देश के अंदर हो और इसका फायदा जो है वो देश के नागरिकों को मिले। काफी फायदे भी हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, वो हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ निधि पांडे जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। राजेश जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाय स्कोप में। सबसे पहले रुख कर लेते हैं, राहुल जी आप ही का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है अब वन नेशन वन इलेक्शन को। अब संसद के इसी कहा जा रहा है, इसी शीतकालीन सत्र में संसद की पटल पर इसको एक विधेयक के रूप में रखा जाएगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक स्लोगन से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य कि एक देश एक पहचान, यानी एक देश एक राशन, एक देश एक चुनाव। देखिए, एक तरफ से अगर आम भाषा में इसको समझा जाए कि ये जो हमारा जो देश है वो हर वक्त चुनावी मोड में रहता है। लोग विपक्ष हम पे ये हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं, वो कहते थकते नहीं हैं, यहां तक कि पानी पी पी कर वो इस बातों को कहते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब वो जो बातें कहते हैं उसको एक लगाम मिल गया और जो खास करके जो संसाधन का जो मिसयूज होता है, आम भाषा में अगर हम समझाएं तो यही समझाएंगे कि एक ऐसा वक्त जब आप निर्णय करने के लिए तैयार हो कि एक देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी वक्त आप राज्य के अंदर निर्णय करने के लिए तैयार हो कि उस राज्य का विधायक कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी कि एक ही पैसे से दो काम। एक कहावत थी ना, हमें अगर हम अपने संस्कारों की बात करें, अगर हम अपने ऋषि मुनियों की बात करें तो एक तीर से दो निशाने की हम बात करते हैं। ठीक उसी तरह एक चुनाव से हम दो जगह अपने लिए सरकारें चुन सकते हैं। ये बड़ा ही स्पष्ट है और आसान भाषा में ये सबके समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडा को ये बड़ा ही क्लियरली स्पष्ट किया था और जो हमारे जो बहुमत आए उसमें भी हमने इस चीज को कहा कि हम एक देश एक चुनाव में जाएंगे, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। आगे चलकर मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, निधि जी आपकी क्या राय है और क्या विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस इसको किस तरह से देख रही है? एक देश एक चुनाव को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? एक देश एक चुनाव बीजेपी के लिए एक शगुफा है। उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ उनका काम है सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ना। जैसे ना महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना मतलब शिक्षा पे बात करेंगे, ना इतना रेल दुर्घटना हो रहा है उस पे बात करेंगे, इतना लोग मतलब जॉबलेस है उस पे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आपने देखा जब ये नोटबंदी हुआ तो क्या हाल हुआ देश का, जीएसटी आया तो क्या हाल हुआ देश का। तो भाजपा का काम है यहाँ पे है ना कि जैसे हिटलर शाही चलती थी कि जो हम कर दिए वही सही, बाकी तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है। लेकिन यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत नुकसान भी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि एक साथ पूरे अभी जो शगुफा छोड़ रहे हैं वो हरियाणा चुनाव था, जम्मू कश्मीर था, झारखंड कहाँ थे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ शगुफा है और ये सिर्फ और सिर्फ जब अडानी के मामले संसद में बहुत जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और जवाब सरकार नहीं दे पा रही है अपने मित्र अडानी का, तो उसके बाद ये तरह तरह के बात वन नेशन वन इलेक्शन, तो फिर कुछ शगुफा छोड़ेंगे ताकि पूरा बहस कन्वर्ट हो जाए दूसरे साइड में और
मतलब पूरा वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं तो आप कीजिए, वहां पर संसद के अंदर आप अडानी का मुद्दा उठा रही हैं, संसद चलने नहीं दे रहा है विपक्ष, इसको लेकर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। जनता का पैसा करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है पर डे, तो इसको भी समझना होगा ना। अगर इधर केंद्र सरकार मंजूरी दे रही है, अगर आप तक यहाँ पर बात अब जो है विपक्ष कह रहा है कि भाई अडानी मामला है, तो इससे वन नेशन वन इलेक्शन और अडानी को कैसे आप इसको एक साथ जोड़ रहे हैं? हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है ना वो मेन मुद्दा से बात को हटाने के लिए कि अब तो अडानी का हमको जवाब, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि अडानी जो फ्रॉड किया है अमेरिका में जो केस हुआ है तो उस पे करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इस सबसे भटकाने के लिए हम पहले जल्दी जल्दी से सबसे एक कमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फिर आते निधि पांडे जी। राजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार को और एनडीए सरकार को इतना बहुमूल्य जो आज पास किया है कैबिनेट में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देश को एक लंबे अंतराल से और लंबे अरसे से इसका इंतजार था। ये जो कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, जो आरोप लगाया जा रहा था, जो इसके लिए एक कमेटी बना था, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो इसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने 62 जो है राजनीतिक पार्टियों से जो राय विचार किया था, उसमें कम से 32 ऐसे पार्टी थे जो उन्होंने समर्थन किया था कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। और आज जो मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है, निश्चय ही ये देश के लिए बहुत, क्योंकि जो पूरे समिति जो है, पूर्व राष्ट्रपति का जो समिति था, वो जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट पर गौर करने लायक है। और आप ये देख लीजिए, जो विपक्ष एक बहुत सारे मुद्दा उठा रहा है कि नहीं एक साथ अभी 4 राज्य का चुनाव नहीं हो सकता है। अरे कैसे आपको जो है 67 तक 52 से लेकर के 67 तक जो है पूरा देश एक साथ चुनाव होता था, लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होता था। और ये जो चुनाव हो रहा है पूरा, चाहे पंचायती राज से लेकर के 4 चुनाव जो हम लोग झेलते हैं वो एक साथ होगा। जैसे लोकसभा विधानसभा एक साथ होगा, और 100 दिन के अंदर ये कहा है कि 100 दिन के अंदर जो है बाकी जो है पंचायती राज का जो भी चुनाव होगा। आप जो 52 के चुनाव में जो हुआ था, एक चुनाव में जो एक आदमी पर जो खर्च हो रहा था वो 56 पैसा हो रहा था, आज जो 14 का आंकड़ा है उसके अनुसार से 46 रुपया एक आदमी एक वोटर पर खर्च पड़ रहा है। आप देख लीजिए, यही नहीं विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो हमारा जीडीपी जो ग्रोथ है 1 से 1.5% बढ़ेगा। सिर्फ विपक्ष को डर ये है कि कहीं इतना अच्छा अगर कार्यक्रम और इतना अच्छा अगर जो देश में लागू हो जाता है तो हम लोग का क्या जमानत जब्त नहीं हो जाएगा। आज ये किस स्थिति पर, आज जिस अडानी की बात कर रहा है, आज अडानी पर खुद ही कल आप देखे होंगे मनीष जी, आपका डिम्पल यादव तक बोली है कि हमको अडानी से मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी जी हमेशा है कहा इशू, क्योंकि अपना आज जो विपक्ष इस तरह से बिखरा हुआ है, क्योंकि उन लोगों के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। अब इसलिए ये सब इशू है। लेकिन देश की जनता जो है, आम जनता जो गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से और इस चुनाव से, अगर एक चुनाव लग जाता है तो वहाँ किस तरह से पूरा आचार संहिता के चलते कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता है। और हमारे बिहार में, और आप देख लीजिए देश में अभी पैक्स का चुनाव चल रहा था, फिर 4 राज्य का जो है 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, फिर अभी स्नातक का चुनाव हुआ। इस तरह से हमेशा हर 6 महीना पर देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, ये आंकड़ा जाहिर है। इसलिए देश को जरूरी है कि अभी जो है जो एनडीए गवर्नमेंट, इसको एनडीए और मोदी जी की मत बनाया जाए, इसको देश को बनाकर और इसको पारित ठीक है निधि जी, ठीक है निधि जी, सवाल यही है कि अडानी का मुद्दा आप बता रही हैं, अभी जैसा कि आप भी जान रही हैं, इसको लेकर सिर्फ कांग्रेस को हल्ला कर रही है, बाकी विपक्षी पार्टी साथ में नहीं है। और बार बार ये कहकर चीजों को टाल देना, अडानी के मुद्दे को लेकर संसद को बार बार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना, आपको नहीं लग रहा है कि देश में कई ऐसे मुद्दे अभी हैं जिनको संसद के अंदर रखना चाहिए, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो ऐसे में ये एक मुद्दा है, इसको इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं? और ऐसी चीजों पर आज चर्चा ज्यादा हो रही है जिसको लेकर, जिसको देश है, देश का विपक्षी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। निधि जी, हम तो यही कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बीजेपी बीच बीच में सगुफा छोड़ती है, जिसका अभी सगुफा क्या आपको सगुफा क्यों लग रहा है? कोई उसका जरूरत नहीं है। अभी महंगाई जो चरम सीमा पे है, जीएसटी देते देते लोग परेशान है, बेरोजगारी है, हर 10 युवा में से 1 युवा सुसाइड कर रहा है,
लेकिन उसके बाद भी जो है सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ना है, क्योंकि बीजेपी का काम है मुद्दा को कन्वर्ट करना। अभी अडानी का मामला है, इतना गंभीर मामला है देश में, सबको कन्वर्ट करके और वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना। अभी 4 राज्य था तो याद नहीं आया। और वन नेशन वन इलेक्शन का तो नुकसान ये है कि इतना जो ईवीएम में आप देखते हैं कि कहीं ईवीएम में धांधली पकड़ाता है। वही हम समझे, आप बोल क्यों नहीं रही है, एक ही साथ वही हम समझे बोल क्यों नहीं रही है। ठीक है, राहुल जी बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली कैसे होता है? ईवीएम में इसलिए होता है, पता है कि जहाँ तो बहुत मार्जिनल वोट से बीजेपी हारती है, वहाँ दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। 1500-1000 वोट से हारती है बीजेपी, वहाँ पे वो सेट कर लेगी। ठीक है, वो और मुश्किल हो जाएगा। और ठीक है, बीजेपी अपने सक्सेस जो की अलग कोई राज्य में सुपड़ा साफ हो जाता है बीजेपी का, तो वो सेट करके ईवीएम को और वो जीत सके, इसलिए वन इलेक्शन पे ठीक है। ठीक है राहुल जी, देखिए वही हम सोच रहे थे, निधि जी ने अभी तक क्यों नहीं बोला। ईवीएम को लेकर फिर चर्चा कर दी उन्होंने कि ईवीएम सेट हो जाएगा, फिर से वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तब तो हर जगह मतलब बीजेपी फिर हो जाएगा। फिर आप लोग जहां पर बीजेपी जीत नहीं रही है वहां पर भी बीजेपी आ जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन से। ये सबसे बड़ा घाटा है, राजस्व बचेगा, ये घाटा मतलब ये जो घाटा हो रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जो घाटा हो रहा है, जीडीपी मजबूत होगा जो घाटा हो रहा है, वो सही होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग ईवीएम पर जो छेड़खानी कर रहे हैं वो दिक्कत की बात है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए निधि जी की जो बातें हैं वो इनकी मजबूरी है इस तरह का बयान देना, क्योंकि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वही इसी तरह की बातें करते हैं। खैर ये सब होता रहेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो एक छोटा सा एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए निधि जी बोल जरूर रही है, लेकिन निधि जी इस चीज को भूल जाती है कि अभी चुनाव संपन्न हुआ है झारखंड में, वहां ये ईवीएम क्यों नहीं सेट हो पाया, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो देश का, क्योंकि छोटे छोटे राज्य आप लोग ले लेते हैं, ऐसा आरोप लगाया आप लोगों ने। सुविधा की राजनीति है ना, देखिए जो सुविधा की जो राजनीति होती है ना, सुविधा की राजनीति में इस तरह की बातें आते रहती है। यानी कि जो चीज मुझे पसंद है, अगर कोई सब्जी बनी उसमें अगर मैंने 3-4 तरह की सब्जियां ली, कोई अच्छा है कोई खराब है, तो वो मुझे बता देना है कि भाई सब खराब है, क्योंकि जो कुक है वो मजेदार तरीके से इस चीज को बना ही नहीं आने वाले समय में। वही ईवीएम का हाल है, ईवीएम हर वक्त अपनी असमत को लूटने का सामना करना पड़ता है। खैर छोड़िए, अगर सदन की बात करें तो जो हमारे देश के जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा था, और माला पहनाने तक और फूल चढ़ाने तक ही ये संविधान में ये समर्पित है बाबा भीमराव अम्बेडकर तक। लेकिन ये कभी इस चीज को नहीं समझते कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को भी कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह की चीजें हैं जो हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके लिए बार बार इस चीजों को लाया जाता है। देखिए ये बिल्कुल निधि जी के बात का मैं समर्थन करता हूं कि जब सदन चल रहा है तो आप रोजगार में घेरिए केंद्र सरकार को, आप महंगाई पे घेरिए केंद्र सरकार को, आप बेरोजगारी पे घेरिए केंद्र सरकार को। आप क्या कर रहे हैं, आप अडानी के मुद्दे पे घेर रहे हैं, जबकि इसका कहीं से कोई लेना देना, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने वक्त को जाया करना है। और एक छोटा सा जो वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं, वहां पे अगर बात कर ले तो अब जब हमारे देश में चुनाव संपन्न हो रहा था तो 1-2 राज्य के अंदर भी एक साथ चुनाव हुए हैं, जैसे उड़ीसा के अंदर चुनाव हुए, साथ साथ आप तेलंगाना की बात कर लीजिए। तो जब वहां पर इस तरह की क्रियाएं हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं संपन्न हो सकती है। ठीक है राजेश जी, एक चीज और भी है, बार बार ईवीएम का मुद्दा उठा देते हैं लोग। अभी राहुल जी ने भी एक बात कही यहाँ पर कि बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा उठाइए, महंगाई का मुद्दा उठाइए। अडानी एक मुद्दा बन गए हैं देश के लिए, और वो मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के लिए बन गए हैं। विपक्षी पार्टी उससे हाथ खींच रही है और कांग्रेस भी ये बात जान रही है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में अडानी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और मुद्दे सारे गौड़ हो गए हैं, और यही कारण रह जाता है कांग्रेस को पीछे बैकफुट पर आने, जहां जिन राज्यों में कांग्रेस बैकफुट पर आ रही है या लोकसभा चुनाव में बैकफुट पे आई, यही सब कारण रह गए। देखिए कहा जाता है कि सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तब हुई जब फिर से मैं जी गया। देखिए कांग्रेस के पास 2 इशू है, एक ईवीएम और एक अडानी। ईवीएम पर जो बात कर रहे हैं, ईवीएम एक आपको याद होगा मनीष जी की कुछ महीना पहले या साल भर पहले चुनाव आयोग ने पूरे चैलेंज दिया था कि जो भी किसी को हो, उस समय अरविंद केजरीवाल जी उनको एक्सेप्ट किए थे, बाद में वो नहीं आए, दूसरी बात है कि आकर के ईवीएम हैक करके दिखाए। पूरा फुल चैलेंज था पूरे देश भर में।
कोई भी राजनीतिक दल जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं की कि हाँ ईवीएम हैक करके दिखा। अगर कांग्रेस को डर है कि ईवीएम हैक अगर गवर्नमेंट कर ले रही है तो अपने इंजीनियरों के तहत, वो तो पूरे विदेश में रहते करते हैं, पूरे इंजीनियरिंग के तहत वो दिखा दे कि हाँ ईवीएम हैक कर देंगे। ऐसे हैक होता है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का जो इंजीनियर होगा वही जानता होगा, बाकी लोग नहीं जानता होगा, ये तो पूरे विश्व में होता है। तो सवाल उसका नहीं है, ईवीएम का नहीं है, एक बहाना चाहिए जिसमें राहुल गांधी को हाथ का जिम्मेवारी न लेना पड़े, इसलिए वो ईवीएम का जिम्मेवारी देते हैं, और ऐसा कहीं नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है अडानी का, अगर अडानी इतना ही बुरा है तो आप तेलंगाना में जब वो दे रहे हैं, अडानी जी जब आपके लाडले मुख्यमंत्री जब आपका चेक ग्रहण कर ले रहे हैं और साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, उस समय आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जब उस अंबानी के साथ पूरा एनडीए परिवार, पूरा यूपीए परिवार जो है जाकर के इंडिया गठबंधन जाकर के डांस करता है मुंबई में उनके साथ बेटे के शादी में, और सब जाकर के रहते हैं, उस समय वो क्यों नहीं विरोध करते हैं? क्योंकि इन लोगों को देखिए, कांग्रेस का एक डूबता जहाज है। आज कांग्रेस का जो स्थिति है वो किसी से देश भर में नहीं छुपा हुआ है, और वो स्थिति के रहता है क्योंकि महंगाई पर अगर ये फेरेंगे तो महंगाई पर ये खुद गिर जाएंगे, क्योंकि 14 के पहले क्या स्थिति था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये और ठीक एकदम, और 4 लाख कितना था? 4 लाख 2014 ठीक है 400 था, 2400 था, तो 2004 में कितना सिलेंडर था ये बता दीजिए, और कितना परसेंट 2004 से 14 में सिलेंडर बढ़ा है, और 14 से 24 में कितना परसेंट बढ़ा है ये बता दीजिए, हम अभी मान लेंगे कि हाँ महंगाई बढ़ा है, बता दीजिए। महंगाई बढ़ा, फिर देखिए यही तो बात है कि आप अपना परसेंटेज जब आप सत्ता संभाली उस समय आपको याद नहीं है कि कितना परसेंट कितना पर सिलेंडर था, और 14 में हम कितना पर छोड़े। हकीकत यही है कि विपक्ष जो है धाराशाही है, यहाँ तक कि जो मटन सिखाने वाले बनाने वाले जो इनके राजनीतिक गुरु लालू यादव है, वो भी अभी इस समय 2 दिन पहले अभियान में देखिए ममता बनर्जी को जो है एक शब्द मांग रहे हैं, वो भी हार गए हैं, वो भी हार गए हैं। मस्तक है, पैर छू रहे हैं, चापलूसी का हद हो रहा है। नीतीश कुमार क्या है, ये तो अब राहुल गांधी से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक जनाधार मार लेता है अपने बल पर, उनके पिताजी का कोई नाम नहीं जानता है, और लेकिन राहुल गांधी का क्या हाल हो गया है? अभी भी क्या हाल हो गया? 4 चुनाव में देखी ना, 4 चुनाव में देखी ना, अरे वो तो संस्कार है, गर्दन नहीं दबाएंगे लालू यादव के साथ गर्दन में। अरे आपका पार्टी तो जिस तरह से राजद का जो है, राजद में जिस तरह से युवा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, उसी तरह से वो कांग्रेस प्रकोष्ठ है, जो कांग्रेस राजद अपना आदमी को भेज करके अध्यक्ष बना दिया है, जो 7 साल में आज तक जो है आपका एक प्रकोष्ठ का एक कमेटी तक नहीं बना, एक जिला अध्यक्ष का नहीं बना, वो पार्टी आज स्थिति हो रहा है कि भाई ठीक है राजेश, ठीक है निधि जी, नहीं लेकिन निधि जी किसी का सम्मान करना गलत नहीं है ना? सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना एक मिनट निधि जी आते हैं, हाँ एक मिनट राजेश जी, एक मिनट निधि जी, एक मिनट ठीक है निधि जी, ठीक है राजेश जी, ठीक है निधि जी, सवाल तो सुन लीजिए निधि जी, ठीक है सर, ठीक है निधि जी, सवाल ये है निधि जी कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है किसी का सम्मान करना गलत नहीं। एक सुन लीजिए मेरी बात, सवाल सुन लीजिए निधि जी, पूरे सवाल सुन लीजिए। डिम्पल यादव की बात होती है, डिम्पल यादव को आप जानती ही हैं, ठीक है, अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव, उन्होंने भी मायावती के पैर छुए थे। ये वही उसी मायावती जिस मायावती से काफी जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव काफी उनसे 36 का आंकड़ा था, लेकिन सम्मान के रूप में उनका पैर छुआ, उनको बुआ जी कहते हैं लोग। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, तो यहाँ सम्मान हो रहा है। दूसरी चीज ये कि आप बार बार जब बात करती हैं अडानी की बात करती है, ठीक है अडानी की बात आप कीजिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि देश में युवाओं की बात करनी चाहिए, देश के अंदर महंगाई की बात करनी चाहिए, देश के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं अभी जो जिनको उठाना बहुत जरूरी है विपक्ष के द्वारा, उनको उठाना चाहिए। लेकिन आप लोग इन सबसे इतर जाकर जब मुद्दे ढूंढते हैं या फिर उठाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जनता जो है आपसे नाखुश हो जाती है, और जनता आपको हमेशा इसीलिए बैकफुट पर ढकेल देती है। निधि जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है, क्या नहीं लगता है आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बातचीत होनी चाहिए? देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि अडानी जैसे मुद्दे को भटकाने के लिए, क्यों अडानी को इसलिए कि अडानी फ्रॉड करके
अमेरिका में केस हुआ है, बीजेपी के बहुत सारे मंत्रियों का फंसने का चांस है। ये डर से सरकार सिर्फ और सिर्फ वो डाइवर्ट कर रही है अदानी जैसे मामले को, और वो नया सगुफा छोड़ दी, वन नेशन वन इलेक्शन का। बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, महंगाई पे बात नहीं करेगी। और डिंपल यादव पे आप जो बोले डिंपल यादव पे, तो डिंपल यादव से मायावती उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार जी से मोदी जी कितने बड़े हैं उम्र में? वो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी है। उधर ललन सिंह जी अलग चापलूसी पे बयान। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक मिनट, ठीक है राहुल जी राहुल जी राहुल जी आपने गुंडा मेरी बात को सुनिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब भी हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जब भी हमारे देश में सदन शुरू होता है उस समय एक टूलकिट आता है विदेश के माध्यम से, और लगातार आप उठाकर देख लीजिए पिछले 4 बार से जब भी सदन शुरू हो रहा है उसके पहले कुछ ऐसी प्रतिक्रिया कर दी जाती है कि यही अडानी ही में एक मुद्दा बन जाता है। इसके पहले भी प्रतिक्रिया की गई थी जिसके लिए ज्वाइंट वेंचर्स बनाए गए थे। उसने क्या किया, उसने अडानी को बताया कि ये कल्प्रिट नहीं है, ये दोषी नहीं है। ठीक इसी तरह अगर महंगाई की आप बात करती है, मैं बता रहा हूं आप महंगाई की बात करती हैं, तो जब आपने सत्ता छोड़ी थी 2014 में तो उस समय लगभग 11% के आसपास महंगाई थी, और अब महंगाई कितनी है आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। दूसरी मैं आपको बात बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है, कर्नाटका का चुनाव आपने जीता। कर्नाटका का चुनाव जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे जनता से, उस वादों को पूरा करने के लिए आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, और आपने बस काले चादर ओढ़ लिए इसलिए कि महंगाई 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 चलाते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं, तो जब भारत आजाद हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार नहीं थी, उस समय सरकार किसी और की थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने ही रूल किया, और कांग्रेस ने 1951-52 से 1967 तक चला है इलेक्शन। उन्नीस सौ इक्यावन देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, बताना चाहूंगा अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को हरा कर कांग्रेस कराया था, जो अपना कांग्रेस का कैंडिडेट को इंदिरा गांधी ने खुद हरा करके और अपना कैंडिडेट को खड़ा किया और बीबी गिरी को जितवाए थे। प्रश्न को सगुफा की जो बातें आपने लगातार 4 ऐसे उदाहरण आपको देना चाहूंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी आती थी तो हम कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस क्या कहती थी कि एक बहुत बड़ा सगुफा है, ये कभी संपन्न होने वाला चीज नहीं है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हु इज राम, राम इज एन इमेजिनरी वर्ड। लेकिन हमने क्या किया, हमने राम मंदिर बनाया और इनको दर्शन करने के दर्शन करने का निमंत्रण तक दिया। इन्होंने कहा 370 हटाओगे तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। 370 भी हटा, झंडा भी उठा और एक विधान लागू हो गया। इन्होंने कहा कि और झंडे की बात करते हैं, राजनीति करने की जो दशा और दिशा है वही भ्रमित हो चुकी है। इसलिए इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जनता इनको पब्लिकली इस बात को कहे कि आप सही नहीं और राजनीति नहीं करो, अयोध्या में सुपड़ा साफ करो, पूरा देश ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए अभी जो है केंद्र से ने अभी इसको मंजूरी दी है, लेकिन अब ये जब संसद के पटल पर जाएगा तो बहस इसी तरह छिड़ेगी जैसा कि आप अभी डिबेट शो में हमारे देख रहे थे। इसी तरह बहस छिड़ेगी, विपक्षी पार्टियों का अपना कुछ कहना होगा, सत्ता पक्ष का अपना कुछ कहना होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस विधेयक को लेकर जो है एनडीए कितने आगे चल सकता है और किस तरह से इसे जब संसद के पटल पर रखेगा और इसे पास कराएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।